Hello future doctors, welcome to our channel Simplified Chemistry by IIT Alumni. Hope we are simplifying the chemistry for you. We are back once again. Today in this video we are going to discuss the PYQs of P block elements of NEET 2021 and they are directly from NCERT. So let's start. आइए बच्चों, नीट 2021 का फर्स्ट क्वेश्चन ग्रुप 18 से क्वेश्चन पूछा गया है. नोबल गैसेज आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी. नोबल गैस इनर्ट होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं. तो पूछा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम. तो पहली स्टेटमेंट लिखी है नोबल गैसेज हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये एकदम सही बात है क्योंकि नोबल गैसेज का जो हमारा आउटर शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है. NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहती है. तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाह रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगी. मतलब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ऐड होएगा वो नेक्स्ट शेल में जाके ऐड होएगा. और क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड है ये वाला शेल, तो और वो नेक्स्ट शेल में ऐड करने के लिए एनर्जी क्या होगी, हमें वहाँ पे सप्लाई करनी पड़ेगी. तो डेट्स वाई इट हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सेकेंड है नोबल गैसेज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. स्पेरिंगली का मतलब होता है काफ़ी कम सॉल्युबल. जितने भी प्रेसिपिटेट्स होते हैं जैसे AgCl, AgBr, ये सब स्पेरिंगली सॉल्युबल के पार्ट आते हैं. तो नोबल गैसेज स्पेरिंगली सॉल्युबल इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कर नहीं सकते वाटर के साथ यहाँ पर ये, कि जिससे यहाँ पर ये सॉल्युबल ज़्यादा हो जाए. नोबल गैसेस के अंदर सिर्फ एक ही फोर्स होती है, वैन डर वाल्स फोर्स, क्योंकि और कोई फोर्स इनके पास है ही नहीं, क्योंकि एक सिंपल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं. तो इस वजह से कोई फोर्स ना होने की वजह से वाटर के साथ ये अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ये वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है. तो ये वाला पॉइंट भी सही है. थर्ड लिखा है नोबल गैसेज हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो हमें अपनी स्टेटमेंट मिल गई जो इनकरेक्ट है. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्यों, क्योंकि अभी तुम्हें बताया मैंने कि यहाँ पर नोबल गैसेस के पास सिर्फ और सिर्फ वीक वैन डर वाल्स फोर्स होती है, और अगर वैन डर वाल्स फोर्स वीक है तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, वीक होगा. और फोर्थ में तो वही लिखा है दे हैव वीक डिस्पर्शन फोर्स, वीक वैन डर वाल्स फोर्स. और ये जो पूरे 4 लाइनें हैं ये एक पैराग्राफ से उठाया है इन्होंने. NCERT के पेज नंबर 203 पे अगर आप नज़र डालें तो मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा हूँ पेज नंबर. और अगर आप इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ द ओनली टाइप ऑफ इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन इन दीज एलिमेंट्स इज़ वीक डिस्पर्जन फोर्सेस. ये हो गया. एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था, वो भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है. सिंस नोबल गैसेज हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन they have no tendency to accept the electron and therefore have large positive values of electron gain enthalpy. तो ये सारी स्टेटमेंट्स इसे ही पैराग्राफ से उठाई हुई हैं. एक बात और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, अगर कोई हमसे पूछे कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है जितने भी नॉन सब्सटेंसेस हैं, तो हीलियम का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है 4.2 केल्विन, और वो भी इसी पैराग्राफ में आगे दिया हुआ है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. हीलियम हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन ऑफ एनी नॉन सब्सटेंस, क्योंकि हीलियम नोबल गैसेस में सबसे लाइट मॉलिक्यूल है. तो वैन डर वाल्स फोर्स जो होती है वो मास के साथ हमारी बढ़ती है. हीलियम का मास सबसे कम है तो वैन डर वाल्स फोर्स भी क्या है, सबसे कम है. तो इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, सबसे कम है. तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी कि अगर कभी हमारे पास आगे नीट में क्वेश्चन आए और वो हीलियम के ऊपर हो तो हम यहाँ पे कर पाएँ. तो इस आंसर जो है हमारे पास वो कौन सा है, थर्ड आंसर हमारे पास यहाँ पे है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीट 21 का. स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. स्टेटमेंट 1 में दिया है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द ऑर्डर गिवन एज HF की सबसे कम, फिर HCl, फिर HBr और HI की सबसे ज़्यादा. सही स्टेटमेंट है क्योंकि नीचे जाने पे साइज़ जो है हमारा बढ़ रहा है हेलोजेंस का, और हाइड्रोजन का साइज़ तो कांस्टेंट ही है. हाइड्रोजन का साइज़ स्मॉलेस्ट है और आयोडीन का साइज़ इन चारों में सबसे बड़ा है. तो इसका मतलब साइज़ का बहुत ज़्यादा मिसमैच है, एक छोटा एलिमेंट और एक बड़ा एलिमेंट, तो उस वजह से बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा.
बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, काफ़ी वीक होगी। तो अगर वहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफ़ी वीक है, यहाँ पे काफ़ी कम है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो H और I का बॉन्ड आसानी से यहाँ पे टूट जाएगा। और अगर वो आसानी से टूटेगा तो इसका मतलब H+ जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ का तो यही मतलब होता है, जिस कंपाउंड में जितना जल्दी H+ रिलीज़ होगा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा एसिडिक है। तो इसका मतलब HI सबसे ज़्यादा एसिडिक है और HF हमारा सबसे कम एसिडिक है। और यही स्टेटमेंट 2 में दिया भी हुआ है कि एज द साइज ऑफ एलिमेंट्स FCl Br increases down the group, the bond strength of HF, HCl, HBr and HI decreases. तो bond strength decrease हो रही है and so the acidic strength increases. तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हम जाएंगे यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन के साथ। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों की दोनों सही हैं। अगर अब हम देखें यहाँ पे कि ये NCERT से कहाँ से ये स्टेटमेंट ली गई है यहाँ पे, तो आप अगर नज़र डालें पेज नंबर 195 पे, पी ब्लॉक एलिमेंट के पेज नंबर 195 पे ये टॉपिक दिया हुआ है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो इसमें आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस एसिड वेरीज इन द ऑर्डर HF सबसे कम एंड HI सबसे ज़्यादा। तो स्टेटमेंट 1 तो यहीं सही है और फिर स्टेटमेंट 2 भी यहीं ली हुई है। द स्टेबिलिटी ऑफ दीज हेलाइड्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन द ऑर्डर। HF की सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है और HI की सबसे कम है। रीज़न वही साइज़ का मिसमैच। तो ये पूरा पैराग्राफ को 2 स्टेटमेंट्स में तोड़ के यहाँ पे नीट में पूछा गया है। तो क्या आंसर था यहाँ पे हमारा, सेकेंड वाला। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं नीट 2021 का। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द गिवन सीक्वेंस इज़ नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़ इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो पहली स्टेटमेंट में बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर की टर्म्स में हमें निकालना है। CO2 की सबसे कम है और PbO2 की सबसे ज़्यादा है। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था, आप वीडियो में देख सकते हैं। नीट 23 की जो वीडियो है हमारी, उसमें इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट मैंने यहाँ पे समझाया था, तो जिसमें बताया था कि नीचे जाने पर जो हमारी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती चली जाती है। और ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये हमारे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं और ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में जो हमारी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो हमारी होती है +4। ये हम कैसे निकालते हैं, अगर किसी बच्चे को नहीं आती है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4 कैसे है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला होता है ग्रुप नंबर -10। कोई भी अगर P ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसमें हम यहाँ पे इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ग्रुप नंबर यहाँ पे 14 था, तो 14 - 10 जो हमारे पास हुआ यहाँ पे वो हमारे पास यहाँ पे हो गया +4। तो अगर +4 है तो उसकी स्टेबिलिटी इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट की वजह से, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप उसमें देख भी सकते हैं 23 की वीडियो में पूरा डिस्कस किया था डिटेल में। तो इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट की वजह से +4 की स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें PbO2 यहाँ पे +4 में है, CO2 भी +4 में, हर कोई +4 में है यहाँ पे। अब P भी सबसे नीचे आ रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होएगी, कम होएगी। मतलब वो +4 में नहीं रहना चाहेगा, वो +2 में जाना चाहेगा। तो अगर वो +2 में जाना चाहेगा तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और दूसरों को क्या कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज़ कर रहा है। तो अगर दूसरों को ऑक्सीडाइज़ कर रहा है मतलब उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसकी मतलब ये वाली स्टेटमेंट तो सही है पहली वाली तो, बट उसने तो क्या पूछा था, नॉट, जो सही नहीं है यहाँ पे। तो फर्स्ट तो सही है बट आंसर नहीं है। सेकंड अगर हम देखें HF, HCl, HBr, HI इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। अरे ये तो वही आ गया जो भी हमने इसे जस्ट पहले क्वेश्चन जो डिस्कस किया है। मतलब 21 में एक ही टॉपिक पे 2 सेम क्वेश्चन आ गए यहाँ पे हमारे पास। तो अभी हम डिस्कस करके आए कि HI की एसिडिक स्ट्रेंथ तो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब सेकंड भी सही है। थर्ड में अगर हम देखें तो फिर से वही है, इंक्रीजिंग pKa वैल्यू बोली है इसने। अगर अब थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम के बारे में अगर याद हो तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है हमारी
वो के ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पी के ए के। अब ये के ए क्या है, यहाँ पे के ए होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा यहाँ पे हमारे पास के ए। तो अगर हम के ए के लिए अगर हम लिखें तो कोई भी एसिड है, जैसे अभी H2S है या H2O है या H2SC है या H2TE है, किसी के लिए भी अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, तो लेट्स से अगर हम यहाँ पे H2TE के लिए लिख लें जो सबसे ज़्यादा है, तो ये 2H+ अपने रिलीज़ करेगा और Te2- यहाँ पे बनाएगा। तो जो इसका Ka की जो वैल्यू होगी वो हम ऐसे लिख सकते हैं H+ का स्क्वायर Te2- अपॉन में H2Te। तो अगर यहाँ पे हमारे पास Ka ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि Ka अगर ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में क्या प्रेजेंट है, H+। तो जितना ज़्यादा H+ प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, हमारा एसिडिक होगा, मतलब उतना ज़्यादा वहाँ पे उसकी Ka वैल्यू है। तो Pk के इन्वर्सली हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी हमने देखा था इससे पिछले क्वेश्चन में ही कि नीचे जाने पे हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वीक होती है। तो मतलब H2Te की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम है। तो अगर सबसे कम है तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब Pk क्या है, सबसे कम है। तो अगर Pk सबसे कम है तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई। तो यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इसमें Pk क्या दे रखा है, उसका सबसे ज़्यादा दे रखा है। अगर इसी में पूछा होता है इंक्रीजिंग Ka वैल्यू तो ये हमारा सही हो जाता। फोर्थ में फिर से वही है इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर, मतलब ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट तीनों सिमिलर ही हैं। डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो फोर्थ में भी यही हो रहा है, मतलब वो सही है। तो नॉट पूछा था तो इसका मतलब थर्ड हमारा आंसर है। तो एनसीईआरटी में भी मैंने आपको शो किया यहाँ पे सारी स्टेटमेंट्स। जो थर्ड वाला जो है ये पीके वैल्यू वाला, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने टेबल में एक दे भी रखा है। तो अगर आप एनसीईआरटी में देखें यहाँ पे पेज नंबर 183 पे एक कॉलम यहाँ पे इन्होंने बना रखा है H2O, H2S, H2SC और H2TE के लिए। इनके डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मतलब वही Ka वैल्यूज़ यहाँ पर हमें दी हुई हैं। डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट से मतलब Ka वैल्यूज़। तो अगर आप देखें सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है यहाँ पे, H2TE की 2.3 × 10⁻³ तो Ka सबसे ज़्यादा, तो Pk क्या होगा, सबसे कम होगा, जबकि क्वेश्चन में Pk सबसे ज़्यादा दिया था। और H2O के लिए Ka क्या है, सबसे कम है 1.8 × 10⁻16। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर जो हुआ वो कौन सा हुआ, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि वो सही नहीं दे रखी है हमें वहाँ पर स्टेटमेंट। Thank you for watching the video. Hope you liked it. Please like, comment, share and subscribe, and also press the bell icon to get notifications. Thank you.